हम अपने आप को बहनों नव पल्लवित करेंगे, ऊर्जावती बनेंगे हम। इतना प्यारा नाम है, इतना बलवर्धक नाम का उच्चारण है, उसी की शरण लेते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। हे परम पावन प्रभु, आज के इस मध्याह्नकालीन पवित्र बेला में हम नारी शक्ति उपस्थित हुए हैं। हम सभी हाथों में हाथ लिए एक ही मंगल कामना के साथ आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे परम पावन प्रभु, हमारी जो भूमिका है इस जन्म की, इसमें नारी की भूमिका को लेकर हम हमारे जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इस यात्रा को मंगलकारी बनाने के लिए आज हम बातें करने वाले हैं। प्रभु, छोटी छोटी सी बात करेंगे, लेकिन उसका बड़ा बड़ा हम लाभ उठाने वाले हैं। प्रभु, आप हमारे साथ रहें, हमें सहयोग करें, हमें मार्गदर्शन करें। आपका साथ लिए हम मातृशक्ति हस्तमर्दन हथेलियों को रगड़ेंगे और नेत्रमर्दन हथेलियों को ऊर्जा युक्त करते हुए, रगड़ते हुए हम आंखों पर, नेत्रों पर हाथों का स्पर्श करेंगे और समग्र चेहरे पर हाथों का प्यार भरा ओम के उच्चारण से प्राप्त ऊर्जा से भरा स्पर्श करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। आइए बहनों, आपका स्वागत करती हूँ, प्यार भरा स्वागत करती हूँ। आप आज कितने सजगता के साथ 3:30 बजे बैठने के लिए तैयारी करते होंगे, है ना? रात को पानी पूरी बनाई होगी, या तो पाव भाजी की तैयारी कर ली होगी, या तो भेल की तैयारी की होगी। आज आपने आपके लिए, स्वयं के लिए समय निकाला है। आइए, मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी बेटियां छोटी सी गुड़िया बनकर मेरे सामने बैठ गई है और मुझे आज बहुत प्यार भरी और जीवन को आगे ले चलने वाली बातों को आपके सामने रखनी है। आप सभी की शुभकामना लेकर चलूंगी। और प्यारी बहनों, आज का जो हमारा ये छोटी छोटी सी बात वर्कशॉप जो चलेगी, उसको 4 चांद लगाया है। और इसमें ऊर्जा इस वर्कशॉप में भरने के लिए हमारे बीच अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, अध्यक्षा के रूप में प्यारी सी डॉक्टर शशि जी नागपाल
हमारे बीच विद्यमान है बहनों। मैं डॉक्टर शशि जी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे बहनों को एक बार दर्शन दें। आप वीडियो ऑन करें। मानसी, हम शशि जी को क्लैपिंग करते हुए, क्लैपिंग सुनाई नहीं देगी लेकिन हम हृदय से क्लैपिंग करते हैं। मैं क्लैपिंग करती हूँ, मैं दिखाई देती हूँ सभी को। तो डॉक्टर शशि जी हमारी जलगांव से है, मैं उनका जबलपुर से है, क्षमा चाहती हूँ। जबलपुर से हमारी बहना का हम स्वागत करते हैं जो आज हमारे बीच दूर सुदूर से जबलपुर से पधारी हुई है। बहनों, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं, उनको इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले हम देखेंगे तो मिलेंगे तो जरूर। माता जी, वरीमा, ओके, वरीमा नागपाल लिखा है ना बहनों, वो हमारी बहना डॉक्टर शशि जी है जो उस जमाने में महिला सर्जन डॉक्टर है, महिला सर्जन डॉक्टर। शशि जी आपका बहुत बहुत प्यार भरा नतमस्तक स्वागत करती हूँ, बहुत स्वागत, बहुत निराला स्वागत करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन आप हमारे आज के इस कार्यक्रम की गरिमा हो। आपके उसमें नाम लिखा है वरीमा, और वरीमा का राइमिंग वर्ड मैं बोल रही हूँ कि आप हमारी आज गरिमा। तो बहनों, सबसे पहले हम माता जी डॉक्टर शशि जी का मैं परिचय दूंगी, फिर उनके सानिध्य में, ईश्वर का सानिध्य तो हमने प्राप्त कर लिया, अब ईश्वर के साथ साथ जो हम सभी से आयु में बड़ी है बहना डॉक्टर शशि जी, तो उम्र से तो है, डिग्री से भी है, और नारी सशक्तिकरण का इन्होंने बहुत बढ़िया परिचय कराया है। आइए, हमने उनका बायोडाटा मांगा था, उन्होंने हमें दिया है, और उनके ही शब्दों में मैं आगे बढ़ूंगी, फिर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हम डॉक्टर शशि जी को जरूर सुनेंगे, लेकिन माता जी पहले अपने सारे विचारों को सुनेगी और फिर उनको इनवाइट करेंगे, और फिर आप हमें प्रेरणा देंगे, आप हमारे अंदर हौसला भरेंगे। तो शशि जी, आपका मैं स्वागत करते हुए बहनों को आपका परिचय देने जा रही हूँ। डॉक्टर शशि नागपाल, माता जी है 72 इयर्स ओल्ड है, 72 इयर्स ओल्ड। मानसी, स्क्रीन पर केवल डॉक्टर शशि जी को लाइए ना प्लीज, ऐसा हो सकता है? वो वही है, वही है, स्क्रीन अच्छा, पर वही है। हाँ, ओके, मुझे सब दिख रहे हैं इसलिए। नहीं, अभी तो फिलहाल स्क्रीन पर वही। जी जी जी, धन्यवाद। Doctor by profession, schooling at Agra in Convent of Jesus and Mary St. Patrick's School, the first convent established in India. Did my senior Cambridge 11th from there. Further education, that is 12th from Government Science College, Aurangabad, Maharashtra, passed receiving a gold medal. On these marks basis, got admission in Government Hospital College, did MBBS and then MS in General Surgery in 1976. Received President's Medal in MBBS. बहनों, देखिए माता जी का इतना जबरदस्त परिचय है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर MBBS करके वहां उनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, फिर उन्होंने MS किया 1976 में। माता जी कह रही है, आई वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफ द कॉलेज टू डू MS सर्जरी, माई टीचर वर वेरी प्राउड ऑफ मी। जिस कॉलेज से वो MS हुई, उस कॉलेज की फर्स्ट विमेन सर्जन थी। ये कितनी बड़ी बात है, और उनका जो टीचर्स प्रोफेसर जो भी थे उनके लिए वो प्राउड थी, उन सभी का प्राउड थी, सभी को प्राउड था, और हमें भी प्राउड है आपके लिए उतना ही। आफ्टर मैरिज, अब देखिए हमारी आज की वर्कशॉप की जो यात्रा चलने वाली है विवाह के बाद की, तो अब हम डॉक्टर शशि जी को समझेंगे
After marriage, I shifted to Jabalpur. I started my first job in Mandla District Hospital in 1978. After working for 1 year, got transferred to Jabalpur Family Planning Center, head and in charge in 1979. I worked for 36 years serving women and children in this span of time for their physical and mental well-being, pre and postnatal care of women, especially in rural areas. I retired in 2014 as Class 1 surgical specialist. क्या कहे माता जी का, कितना बढ़िया उनका करियर रहा है, उनकी लाइफ रही है, उनकी जीवन यात्रा। और सच में माता जी, मैं आपको बहुत प्यार भरा नमन करती हुई आपका स्वागत करती हूँ। आगरा से स्कूलिंग स्टार्ट हुआ, चलते चलते औरंगाबाद, औरंगाबाद से फिर माता जी कहाँ पहुंची, जबलपुर। और जबलपुर में 36 इयर्स सेवा दी बच्चों को और महिलाओं के हेल्थ को, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। और इसके साथ साथ उन्होंने रूरल एरिया में, गांव में जाकर, जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां पहुंचकर एक नारी अपनी शक्ति को प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसी माता जी, ऐसी डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर हमें आज उपलब्ध हुई है, हम सभी का परम सौभाग्य है। हम शशि जी को, डॉक्टर बहना को सुनेंगे कि वो ससुराल गई और बहनों सर्जरी, मतलब एक सर्जन बन गई, कितना पुरुषार्थ करना होता है। और उसके बाद फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में ये हमारी डॉक्टर बहना ने सर्जरी का अवसर उतना नहीं मिला, लेकिन निराश नहीं हुई। तो 36-37 साल कब पूरे होते हैं, तो उस एरिया में जाकर जो संसार की नींव है मातृशक्ति और संसार की नींव है बच्चे, उनकी हेल्थ को, इसको देशभक्ति कहूंगी मैं बच्चों को और महिलाओं की हेल्थ को उन्होंने संभाला, मेंटल एंड फिजिकल। तो ये तो राष्ट्रभक्ति कहलाएगी, है ना बहनों? आप मेरी बातों से सहमत है? आप मेरी बातों से सहमत है? उन्होंने कितने समय तक ये किसी को हेल्थ देना, ये बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए ऐसी बहना को हमारे बीच पाकर हम गौरवान्वित हुए हैं और आज की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जया जी। आप जिस उत्साह से आज के हमारे व्यक्ति विशेषण जो हमारे डॉक्टर जी है उनका स्वागत कर रही है, तो उनके लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं। उनके साथ साथ हमारी सारी बहनों के लिए भी वो लाइन है कि नारी शक्ति महान, करते हैं हम सम्मान। नारी शक्ति महान, करते हैं हम सम्मान। हे कल्याणी जीवन दानी, हे कल्याणी जीवन दानी, तू है जग की शान। नारी शक्ति महान, करते हैं हम सम्मान। तेरे आंचल में है पाया, तेरे आंचल में ही हमने है पाया, सबने जीवन दान। तेरे रूप अनुकूल जिसमें बसते हैं भगवान, तेरे रूप उन अनेकों जिसमें बसते हैं भगवान। नारी शक्ति महान, करते हैं हम सम्मान। तू लक्ष्मी, तू शक्ति शिवा की, तू लक्ष्मी, तू शक्ति शिवा की, तुझसे है ये जहान। तू पावन, तू मंगल करनी, तू ममता की है खान। तू है सृष्टि की निर्माता, तू ही है सृष्टि की निर्माता। शत शत तुझे प्रणाम, है जग जगनी, हे जग जगनी, हे सुख करनी, तू है दिव्य महान। नारी शक्ति महान, करते हैं हम सम्मान। धन्यवाद आपका जया जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का इनविटेशन दिया, उनके बारे में हमें बहुत कुछ बताया। लेकिन आज हमारी कई बहनें होगी जो आपको एज अ वक्ता पहली बार सुन रही होगी और कई ऐसी भी होगी जिन्होंने आपको सुना होगा।
तो जिन्होंने पहली बार आपको देखा है और जो आपको पहली बार सुनने जा रही है, उनके लिए मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जया जी के बारे में कि जया जी का एजुकेशन, जैसे उन्होंने डॉक्टर जी का एजुकेशन बताया किस साल में उन्होंने क्या किया, उसी तरीके से उनके एजुकेशन के बारे में मैं स्टार्ट करूंगी कि उन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया और फिर एडवांस डिप्लोमा इन योगा किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये आपने मैरिज के बाद किया था जया जी? डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा योग आफ्टर मैरिज। देखिए, तो फिर ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास आफ्टर मैरिज का, डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और इनका मैरिज 1976 में हुआ है और वहीं से उनकी सेवा यात्रा तक की शुरुआत हुई है। तब से आज तक उन्होंने क्या कार्य किए हैं, उन छोटे तो कुछ कार्यों के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों की सर्वांगी उन्नति के लिए वो बाल सभा से शुरू किया था, वो बाल सभा का आयोजन करती हैं और युवक और युवतियों के लिए विकास के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना, और जैसे कि युवा तुझे सलाम, ऐसे जैसे आज के हमारे कार्यक्रम है जो इस श्रृंखला में जुड़ने वाला है, छोटी छोटी सी बात, उससे पहले युवा और युवती के लिए युवा तुझे सलाम और जैसे देश भक्ति कार्यक्रम और नारी तू अति नारी जैसे कार्यक्रम हम जैसी नारियों के लिए उन्होंने आयोजन किए हैं। और बेटियां जो ससुराल जाने वाली हो और आज के खराब वातावरण से बचने के लिए युवतियों के लिए वो शिविरों का आयोजन भी करती हैं। और बहू और सासू के बीच का जो संबंध है, जो सबसे गहरा संबंध होना चाहिए और जो सबसे परमानेंट संबंध है, क्योंकि शादी से पहले जो हमारी जन्मदाती माँ है उनको हम छोड़कर ससुराल जाते हैं और जो उसके बाद हमारी शादी के बाद जो माँ रहती है वो हमारी परमानेंट माँ रहने वाली है। तो वो सासू और बहू का जो संबंध होना चाहिए उनको अच्छे बनाने के लिए वह प्रवचन शिविर और सत्संग का आयोजन करती है और आज वो वर्कशॉप का भी आयोजन कर रही है। और उत्तम संतान निर्माण करने के लिए 16 संस्कार के साथ जागृति लाने के लिए पूर्ण प्रयास करने के लिए उनकी मुख्य प्रवृत्ति रही है। और साइकोलॉजी को लक्ष्य रखकर वह काउंसलिंग भी करती है, वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, एक हस्बैंड वाइफ का हो, डॉटर फादर का हो, डॉटर मदर का हो, कोई भी रिलेशन हो, वो काउंसलिंग भी करती हैं। और कुछ उनके पुरस्कारों के बारे में बात करें तो उन्हें आर्य युवा महिला पुरस्कार मिला 2010 में मुंबई के मेयर के हस्ते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए कि आज इतनी बड़ी हस्ती है हमारे बीच। श्रेष्ठ महिला पुरस्कार जो उन्हें इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन मिला था और साकला परिवार की तरफ से, वो साकला परिवार की पुत्रवधू है इसलिए साकला परिवार ने उनके लिए उनको साकला गौरव का पुरस्कार दिया है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस वक्ता को सुनने वाले हैं। जया जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं और ये मंच आपका है और हम सारी बहनें आज आपको सुनने के लिए तैयार है जी। धन्यवाद मानसी। आप भी तो अभी अभी ससुराल गई है, मेहंदी अभी हाथ में थोड़ी थोड़ी लगी है ना। तो मानसी बहुत उत्साह से कार्यक्रम को अच्छे से आगे ले जा रही है। तो आइए प्यारी बेटियों, मुझे बचपन से बेटियों से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी लगती है, दुलारी लगती है, प्यारी लगती है, गले लगाने को मन होता है। लेकिन ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बेटियां मिली है, इतना बेटियों का प्यार मिला है। और अभी अभी अंकिता नाम की बेटी भी अपने घर आई है, बहुत प्यारी है, दुलारी है। तो उस बेटी के संग संग चलते चलते आज आप एक नहीं, एक के साथ 2 0 लग गया है। 100 बेटियों के बीच मुझे माता बन के कुछ बातें करने का आज अवसर ईश्वर ने दिया है, और माता जी डॉक्टर शशि जी के सानिध्य में। ठीक है, तो आइए प्यारी बेटियों, आपका मैं बहुत दिल से स्वागत कर रही हूँ। और मन में जो आपके प्रति विचार उभरे
वो कलम के द्वारा शब्दों में चले आए हैं। तो मैं कविता, जब जहाँ नारी का समुदाय होता है ना, वहां कविताओं का तो आना स्वाभाविक है ना। तो वो मैं मेरी भावनाओं को कविता के माध्यम से आपका स्वागत करते हुए प्रकट करती हूँ। तुम हो प्यारी, तुम हो न्यारी, तुम हो राज दुलारी। 100 बेटियों को कह रही हूँ, और मैं डॉक्टर शशि जी को भी कह रही हूँ कि आप भी आपके पिता की, तुम हो प्यारी, तुम हो न्यारी, तुम हो राज दुलारी, तुम हो मेरी प्यारी न्यारी, राज दुलारी सारी। आप सभी मेरे लिए भी उतनी ही प्यारी न्यारी और राज दुलारी है। करूं नमन में, करूं वंदन में, सहस्त्र कोटि आज। आपको आज कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि आप आपकी नारी की, गृहिणी की, माता की भूमिका को सुंदर बनाने के लिए आप कटिबद्ध हुए हो, इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ। तुझ क्यारी में विकसित होवे राष्ट्र और परिवार। तुझ क्यारी में मतलब बहनों, हमारी नारी की कोख में संतान का जन्म होता है, और फिर संसार का प्रादुर्भाव होता है। तो तुझ क्यारी में विकसित होवे राष्ट्र और परिवार, इसलिए तो तू है जननी, संस्कार दायिनी और संस्कृति रक्षक। देखिए जिम्मेदारियां आ रही है हमारे ऊपर। हम जननी है, मतलब जन्मदात्री है, हम संस्कार दायिनी, संस्कार देने वाले संस्कारदात्री है, और संस्कृति रक्षक है। कर तू रक्षा खड़े यहाँ पे संस्कृति के भक्षक। कर तू रक्षा खड़े यहाँ पे संस्कृति के भक्षक, है ना। हमारे लिए भक्षक कितने कितने लोग संस्कृति को खत्म करने के लिए तैयार है। तो आओ मिलकर, तुम एक पर जिम्मेदारी नहीं दे रही हूं, आओ मिलकर नींद से उठकर करवट बदले आज। समझ में आई बात बहनों? एकदम आंखें खोलना है। आओ मिलकर नींद से उठकर करवट बदले आज, संस्कृति की करें हम रक्षा कहीं न हो जाए बांझ। संस्कृति की करें हम रक्षा कहीं हो न जाए बांझ। संस्कृति विहीन ये धरती ना हो जाए। तेरी शक्ति बड़ी निराली, तेरी शक्ति बड़ी निराली, तुम पर हमको नाज, तुम पर हमको नाज। सत्यार्थ प्रकाश ग्रुप करे तुम्हारा भरपूर स्वागत आज, भरपूर स्वागत आज। आज सुनोगी शास्त्रों की तुम छोटी छोटी सी बात। आज सुनोगी शास्त्रों की तुम छोटी छोटी सी बात, छोटी छोटी सी बात, छोटी छोटी सी बात। अपना टाइटल है ना वर्कशॉप का, छोटी छोटी सी बात। तो आपका बहुत भरपूर स्वागत किया गया है, बहुत स्वागत किया गया है। अब मैं मानसी को प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, मानसी हमारा वो स्क्रीन पर सॉन्ग लाइए, फिर हम इस पर चर्चा जी करें। जी जी। वॉइस है, हमें नहीं सुनाई दे रहा। जी एक ही मिनट।
तो आइए बहनों, ये जो गीत के शब्द थे ना, ये शब्द हम माता के गर्भ में होते हैं तब से ऐसे शब्दों को सुनते आए। ये छोटी सी बिटियां भी माँ का रोल कर रही है स्टेज पर प्रोग्राम में, और लता जी का गाया हुआ गीत है, और उसमें भी दर्द भरी ही बात है। जो गायकी है वो भी दर्द भरी है, और शब्द है वो भी दर्द भरे हैं, और उसका सार निकल रहा है, फीलिंग्स जो आ रही है वो भी दर्द भरी। बहनों, आज हमें वही समझना है। हम अपने आप को ना बहुत मतलब नरम, कोमल और बस कुछ ऐसे ही हम अपने आप को समझते हैं। यहाँ आया नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार, होठों पे मधुर मुस्कान कभी, आंखों में असुवन की धारा, बचपन बीत गया तो औरत जीवन भर ना सोए। ऐसा कभी देखा है कि बचपन बीत गया और फिर नारी कभी सोई नहीं? ना, वेद कहता है कि नारी और नर, स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा एक समान है, दोनों की आत्मा एक समान है। यहाँ कहा गया कि झूले की तरह, झूला यहाँ एक बार यहाँ तो यहाँ, वो तो रिदम में चलती है बात। तो ये भी तो हमारे लिए भी ये रिदमिक है, जो भी हो रहा है वो रिदम में है। माँ आगे कहती है कि सो जा मेरी लाडली, उसको सुलाते सुलाते भी ऐसा ही कहा गया कि सो जा मेरी लाडली, अब नींद कर ले, फिर तुझे सोने नहीं मिलेगा। ये तो ईश्वर का भी नियम नहीं है कि नारी को सोने ना मिले। और शिवाजी का क्या हुआ था, हमने सबने समझा है ना, जब माता जीजा उसे झूला झूलाती थी तो क्या गाती थी? ऐसा गा रही थी, नहीं अभी तुझे जितना झूला झूलना हो, माँ का दूध तुझे माँ से जितना गले लगना हो, जितना दूध पीना हो, भर भर के पेट भर भर के पी ले, फिर तुझे मुगलों को हटाना है। फिर तुझे हो सकता है कि थोड़ी खून की नदियां बहेगी और कुछ तकलीफें कष्ट उठाना है और मुगल साम्राज्य को हटाना है। ठीक है, दोनों के झूले में, दोनों की लोरी में कितना अंतर है। आज बहनों हमें यही समझना है कि नारी का जीवन झूले की तरह, मतलब क्या? इसमें एक लाइन ऐसी आई कि कठिन है माँ बनना, बेटी बनना, पत्नी बनना, सब बनकर तो सबको सुख देती है। तो आज हम चिंतन करेंगे, जब 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 नारी माँ बनती है तब 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 पुरुष पिता बनता है। जब जो स्त्री माँ बनती है उसी टाइम पुरुष पिता बनता है। सहमत है आप इस बात में? क्या पुरुष पिता नहीं बन रहा है? वो भी तो बेचारा पिता बन रहा है। फिर जब वो बहना बनती है तो क्या वो भैया नहीं बनता? भैया के बिना बहना बन सकती है? अगर भैया ना हो, अच्छा बहन की बहन भी बन सकती है, लेकिन भाई भी, भैया भी होता है। तो पुरुष भैया नहीं बनता क्या? बनता है।
अच्छा, जब बेटी बनती है, जब नारी बेटी बनती है, जब कन्या होती है, तब अगर किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है तो वो पुत्र नहीं बनता। जितने रोल, जितनी भूमिका नारी की है, बेटियों की है, एग्जैक्टली उतनी ही भूमिका, एक भी भूमिका कम नहीं है, उतनी पुरुष की भी है। लेकिन मैं छोटी थी ना बहनों, तब से मुझे विचार आता था कि पिता भी तो कितना कष्ट सहन करता है। अरे माँ तो घर में ही रहती है, पिता सुबह ही टिफिन लेकर घर से बाहर निकल जाता है और न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना पुरुषार्थ करता है, कितने लोगों को मिलता है, कितना स्ट्रगल करके पूरे घर के जितने मेंबर्स है उनकी सुख सुविधा का, वो सुख सुविधा की व्यवस्था करता है। मुझे बहुत दुख होता था कि मैं पिता के ऊपर कुछ कविता लिखूं। नारी की गरिमा, हर जगह उनके गीत गाए गए हैं, हर जगह नारी को बिगाड़ के रखा है। व्हाट्सएप पर भी आता है, आप सभी के मन में भी ऐसा ही है कि जब बेटी की शादी नहीं होती तो वो पिता के घर होती है तो वो घर भी पराया, और बेचारी ससुराल आ जाती है तो वो भी घर पराया। दोनों जगह उसके नेम प्लेट पर नाम नहीं होता है, तो बेचारी बेचारी बेटियों का घर कहाँ। और बेटी रोती है कि वहां जाओ तो पिता का घर, यहाँ आओ तो पति का घर, तो हमारा घर कहाँ। अरे बाबू, तेरे तो दो दो घर है, तेरे दो घर है, वो भी घर तेरा, तू वहां जा तो भी तेरा स्वागत हो, तेरा सम्मान हो, तेरे लिए शीरा बने, तेरे लिए पकोड़े बने। आज हमारे घर बिटियां आई है, आज हमारे घर बेटी आई है, आज तो कुछ नया काम नहीं निकालना है, आज तो बेटियों का दिन है। अरे वहां भी सम्मानित होते हैं, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि घर की लक्ष्मी आ गई। अगर बेटियों को घर की लक्ष्मी कही गई है तो हम क्यों कहे कि ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा क्यों नहीं है। ये भी घर हमारा है, वो भी घर हमारा है। कभी कहा गया है दामाद का घर, बेटा जो है उसका, वो घर भी उसका कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, ये गलत बात है। तो हमको सबसे पहले हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए। मेरा जो जन्म है बेटी के रूप में, नारी के रूप में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगर नारी ना हो तो संसार की रचना ना हो। ठीक है, अब हमारे बीच ऐसी नारी है जो धीरे धीरे कितना आगे आगे। शशि माता जी से मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि मेरे भैया ने मुझे सर्जन बनाया। तो इस धरती पर अगर एक अपना भाई अपनी प्यारी लाडली बहना को पिता बनकर सर्जन डॉक्टर बना देता है, ये क्या कम रिस्पेक्ट है? ये कम रिस्पेक्ट है? हाँ, ये मैं कहूंगी, ये मैं बात को कबूल करती हूँ कि प्राचीन समय था तब तो नारी का भरपूर सम्मान था। नारी विदुषियां हुआ करती थी, नारी शास्त्रार्थ करती थी, नारी बहुत बड़ी महारथी थी शास्त्रार्थ की, युद्ध में भी जाती थी। कई गई थी ना दशरथ राजा के साथ, रथ को चला रही थी और वो लड़ रहे थे, और जब स्क्रू निकल गया, किली निकल गई, तो उसने उंगलियां ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो रानी पद्मावती थी, रानी पद्मावती की बात है तो, लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है। लेकिन ये तो अभी अभी झांसी वाली रानी 150 साल पहले हो गई, 100 साल पहले हो गई, 100 से भी कम साल में हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में सब वेदों के समीप थे। प्राचीन काल में वेद जो ऐसा ईश्वर का शास्त्र है, उसमें नारी और नर का समान इक्वल दर्जा। तो नारी भी उस समय गुरुकुल में जाकर आचार्य जी से पढ़कर, वो भी विदुषियां हुआ करती थी, वो भी आचार्य हुआ करती थी, वो भी तो शास्त्रार्थ करती थी। लेकिन हमारा जो सोने की चिड़ियों वाला देश था, हमारा जो आर्यावर्त देश था, हमारा जो शकुंतला का देश था, वो दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़ियों वाला देश था, यहाँ ताले नहीं लगते थे, ऐसा निराला हमारा आर्यावर्त था।
वो पूरे विश्व की, संसार की नजरों में था। और यहाँ की जो गरिमा थी, यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो नारियों की साहसिकता और उनके शौर्य की बातें थी, वो दूर दूर तक पहुंचती थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारतवर्ष में मध्यकालीन युग में क्या हुआ? विदेशी आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। मुगलों के आक्रमण में तो हमारी सौंदर्यवती और विद्यावती बहनों को, माताओं को सुरक्षित नहीं माना जाता था। वो बहुत ऐशो आरामी थे, वो चरित्रहीन थे। तो हमारी बहनों, बेटियों को, हमारी नारी जगत को फिर घूंघट प्रथा में लाना पड़ा। उनको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, उनका हरण कर लेते थे, उनको रानियां बना लेते थे, उनसे बहुत व्यभिचार कर लेते थे। तो ये विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी नारी शक्ति को, नारी सशक्तिकरण को बंद किया गया, बंद किया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर ताकत नहीं थी, उनके अंदर भी शक्ति थी बहनों। फिर धीरे धीरे कौन आया हमारे भारतवर्ष में? कौन? तो राजा राम मोहन राय, जो बंगाल के, और गुजरात टंकारा के ऋषि दयानंद सरस्वती। इन लोगों ने नारियों की ऐसी दशा देखकर, हम सबको पता है, ज्यादा समय नहीं लूंगी इसमें, लेकिन उन्होंने देखा कि बचपन में बाल विवाह मतलब हो रहा है और बेटियां ससुराल जाए उससे पहले पति की मृत्यु हो रही है, तो उनको पति के साथ जीते जी जलाया जाता है। सती प्रथा का रिवाज, बाल विवाह, पुनर्विवाह का रिवाज नहीं। और इसके साथ साथ अगर पति मर जाए तो बाल कटवा कर और उसको अपशुकन व्यक्तित्व मानकर उनको पैक बंद रखा जाता था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आए, राजा राम मोहन राय आए, और इन लोगों ने नारी के प्रति बहुत सुंदर एक माहौल बनाया, उनको प्रांगण दिया, उनको ये सुविधा प्राप्त कराई, उनके अधिकार वापस दिलवाए। और तब तो हमारे बीच, तभी तो हमारे बीच डॉक्टर शशि जी है। आप कल्पना तो करिए, आज भी बहनों, आज भी महिला सर्जन डॉक्टर बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है। और उनकी कॉलेज में वो फर्स्ट महिला थी सर्जन डॉक्टर। और बहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कह रही हूँ कि हमारी बहना डॉक्टर बनी तो ऋषि दयानंद का उसमें कहीं ना कहीं जाकर योगदान है। आर्य विचारधारा का पिता आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले अपनी बेटी को प्रथम महिला पायलट बनाता है, प्रथम महिला पायलट। आप कल्पना करें। और उस समय ऋषि दयानंद की विचारधारा को लेकर वो अपनी बेटियों को बहुत डबल ग्रेजुएशन तक, पायलट तक पहुंचा लाए। ये किनकी देन है? ऋषि दयानंद की देन है। नारी अधिकार, उन्होंने बहुत जहर पी कर 17 बार जहर पिया है। जहर पीने में हम महिलाओं को, माताओं को, बेटियों को भी अधिकार दिलवाने में उन्होंने बहुत कष्ट झेला है। तो आइए बहनों, ये अब जो युग आया है, यहाँ फिर वापस माताओं को अपनी शक्तियों की पहचान करने का अधिकार दिया गया है। तो क्या हुआ? तो अधिकार दिया गया। एक दिन ऋषि दयानंद जंगल से गुजर रहे हैं, एक माता है, बेटा एक्सपायर हो गया है। अब उनको उनके लिए कफन का कपड़ा नहीं है, या तो अपनी आबरू को वो ठीक से सुरक्षित रख सकती है, या तो उसी वस्त्र से उस बेटे का कफन कर सकती है। रो रही है, अपने बेटे को गोद में लेती हुई रो रही है कि मैं कफन के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं है। और ऋषिवर जंगल से गुजर रहे हैं और उनकी दृष्टि इस दृश्य पर पड़ी और पेड़ के पीछे छिप कर स्वयं भी रोने लगे कि मेरे भारतवर्ष में मेरी माताओं की ऐसी परिस्थिति, आज उसके पास कफन भी नहीं है और आबरू को भी देख रही है, और कफन के लिए मातृत्व को भी और माता के उत्तरदायित्व को भी चिंतन पर चल रही है और रो रही है। और तब से उन्होंने ठान लिया कि मेरे भारतवर्ष की माताओं को विदुषी जनेऊ पहनने का अधिकार है, वेदों को पढ़ने का अधिकार है,
वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो लॉयर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन कभी कभी मैं जब चिंतन में होती हूँ ना प्रातःकालीन बेला में, तो मुझे ऐसा विचार आता है कि हे प्यारे ऋषिवर, आपने जिन मातृशक्ति के लिए जो भी कष्ट और यातना सहन की और अधिकार दिलवाया, उस अधिकार का मातृशक्ति ने कभी कभी कहीं कहीं उसका मिसयूज कर लिया, उसका मिसयूज कर लिया। कहाँ देखते हैं हम देखते हैं ना बॉलीवुड में, हम देखते हैं सीरियलों में, हम देखते हैं वेब सीरीज में, और हम देख नहीं पाते। हमारी बहनें वहां तो उनके पास कफन की चिंता थी, तो भी वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं। आज करोड़पति महिलाएं धन और अधिक धन कमाने के लिए अपने शरीर को खुला कर रही है। ऋषिवर को तो ये पता नहीं था कि मातृशक्ति ऐसा कर सकती है। उन्होंने तो गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और विद्योत्मा, शकुंतला, मदालसा, उनके जीवनों को देखा था, है ना बहनों। आइए अब मुझे ये कहना है कि हम नारी जीवन झूले की तरह नहीं, नारी स्वयं झूले पर झूल रही है। आज कितनी सुविधाओं के बीच ससुराल में भी सुविधा है, माता पिता के घर भी सुविधा है। बहनों, हमें एक एग्जाम्पल लेना है। वेदों से निकली ये बात है कि जब चावल का जो प्लांट होता है, ध्यान से समझने वाली बात है कि जब किसान चावल के दाने को जमीन में बोता है तो वहां से पौधा निकलता है, धरती को चीर कर अंकुरित होकर वो दाना बाहर अंकुर के रूप में आ जाता है। फिर 2 पत्ते, 3 पत्ते, ऐसे पत्ते से पत्ते, पत्ते से पत्ते निकलते हुए इतना सा प्यारा सा पौधा बन जाता है। ठीक है, अब उसमें दाने आने चाहिए। वो प्लांट कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अंदर उसमें, उसके अंदर चावल के दाने अगर नहीं आए, उसकी बाली नहीं निकली, तो वो प्लांट का कोई मतलब नहीं। तो हमारे वेद आदि शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो बेटी जिस घर में जन्म लेती है, फिर पाँव में घुंघरू बांध के खेलती है, फ्रॉक पहनकर इधर उधर फुदक फुदक कर उड़ती चिड़िया, वो एकदम से दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सबके बीच उस प्लांट की तरह, राइस के प्लांट की तरह वो बड़ी होती है। फिर ये जो बच्ची है, ये जो बिटिया है, वो बेटी अब उसको और डेवलपमेंट करना है, और डेवलप होना है। बहनों, ससुराल जाना कोई दुख की बात नहीं है, ससुराल जाना तो सुख की बात है। प्रियतम के पास जाना होता है। ऐसा एक हीरो आपको मिलने वाला है जीवन में, और उस हीरो के साथ आनंद से जीवन बिताते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमको विवाह संस्कार की ओर ले चलते हैं माता पिता। ठीक है, अच्छा, जब विवाह संस्कार से कितने साजन माजन के बीच दोनों के हाथ मिलाए जाते हैं, और हाथ मिलाते हैं और अग्नि में फेरे लेते हैं। तो अग्नि की साक्षी में वेद का मंत्र है कि अब हम दोनों मित्र बन गए हैं, अब हम एक दूसरों के मित्र हैं, और मित्र तो सुख में और दुख में साथ में रहता है। अब दोनों की एक हाथों में हाथ लेकर उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। जो पौधा कन्या के रूप में, बेटी के रूप में अपने माता पिता के घर नहीं विकसित हो रहा था, नहीं हो सकता था, वो आज पौधा, अच्छा बात छूट रही है, फिर किसान क्या करता है, उसमें दाने लाने के लिए वहां से उस प्लांट को निकाल के, पूरा रूट के साथ निकाल के, उसको दूसरी जमीन में जो पानी से भरी हुई है, उस जमीन में उसको डाला जाता है, और फिर वहां वो पानी को, सत्व तत्व को ले लेकर उसमें चावल की बालियां आने लगती है, और वो बालियां सूर्य की किरणों को
कैच करते हुए, रिसीव करते हुए उस बाली को परिपक्व करते हैं। और जब एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो बाहरी कवच है वो सूखने लगता है, और फिर किसान उसको प्लग करके थ्रेसिंग करता है, फिर उसको लकड़े का वो लगा लगा के थ्रेसिंग करता है, उनसे दाने निकलते हैं। तो देखो सूरज की किरणें यहाँ से निकलकर वहां जाना, वहां पानी के अंदर चले जाना, और फिर जो पवन, वायु, सूर्य प्रकाश, ये सारी चीजों को सहन करते करते वो एक दिन चावल, राइस, फल, फ्रूट देता है। बेटियों, हम जब ससुराल जाते हैं ना, तो हमारे माता पिता एक किसान बनकर ये बेटी नाम के पौधे को उस घर में स्थापित करते हैं, और वहां जाकर उस परिवार में, जैसे उस प्लांट को सूर्य प्रकाश, उस प्लांट को वायु की लहरें, उस प्लांट को जमीन से जो भी कोई दाना फलता है जो खाने में मिल जाए, तो हमें ससुराल भेजा जाता है। और फिर क्या कहते हैं कान में, देखो बेटी, हमारा नाम ऊंचा करना। हमारा नाम ऊंचा करना मतलब तू इतनी गुणवती बन, इतनी गुणों से निखर जा, इतनी सुगंधि से महक जा, इतनी प्यारी बोली से चहक जा, इतनी प्यारी वायु की तरह वो तू लहरा जा वहां जाकर, और दो कुल का नाम तू रोशन कर दे। मैंने फर्स्ट सत्र में भी कहा था कि मुझे ईश्वर ने बेटियां नहीं दी ना बेटी, तो मुझे अभी 2 साल पूर्व तक तो मुझे कोई उसका दुख नहीं था, लेकिन 2 साल पहले मेरे मन में ऐसे फीलिंग्स आने लगे, इमोशंस आने लगे कि बेटी तो होनी चाहिए, बेटी तो होनी चाहिए, बेटी तो बेटी होती है, बेटा भी अच्छा ही होता है, लेकिन बेटियां ईश्वर ने उस टाइप की बनाई है, कोमल बनाई है, मृदु बनाई है, उसके अंदर मातृत्व भरा है, उसके अंदर पवित्रता भरी है, उनके अंदर मधुरता भरी है, उसको सौंदर्यवती बनाई है, वो एकदम पोलाइट है, उसके अंदर रुजुता है, वो स्वीट है, उसकी चाल सुंदर है, वो हर तरह से उनकी शरीर की रचना भी ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाई है ना बहन। तो वो सारी चीजें मुझे 2 साल पहले कहीं ना कहीं मन में खलने लगी। फिर तब तक बिटिया हमारे जीवन में भी आ गई और बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने कोई कवियत्री से सुना था कि बेटी है सुबह की लाली, बेटी है सुबह की लाली, जिस घर में बेटी नहीं वो घर है खाली, वो घर है खाली, है ना। सुबह की लाली मतलब जब सूरज निकलता है ना, अरुणोदय होता है, सूरज जब निकलता है तो इतनी छोटी छोटी उषाएं निकलती है, उसकी किरणें, रश्मियां निकलती है, और वहां सूर्य के आसपास का जो माहौल है वो बहुत प्यारा और मनोरम्य, नयन रम्य लगता है, हृदय को भी हृदयंगम लगता है, मन हृदय को भी पसंद आता है। तो वो जो सुबह की जो लाली है, उससे मनुष्य अगर उसके दर्शन करे सुबह सुबह, तो उनका मन भी अंदर से पवित्र, खुश और तेजस्वी बनता है। तो ये जो लालिमा है ना, वो ही बेटियों के अंदर होती है। लेकिन अपने जन्मदात्री माता और जन्मदाता पिता की तो वो लाली बन सकती है, लेकिन आज बात हमें करनी है कि जब ससुराल जाकर ये पौधा वहां खुलने और खिलने जा रहा है, उसको तो बहुत अच्छे से नृत्य करना है, नाचना है, उस घर में सारे परिवारजनों के हृदय पर अपना आसन जमाना है, हृदय में बैठ जाना है, हृदय सिंहासन में एक साम्राज्ञी बन जाना है। एक सम्राट, पुरुष हो तो सम्राट, लेकिन हम स्त्रीलिंग है ना, तो हम साम्राज्ञी बन जाए, ऐसे हमारे माता पिता की इच्छा हुआ करती थी, ऐसे हुआ करती थी। आजकल थोड़ा बदलाव आया, आजकल माताएं ससुराल भेजती है ना बेटियों को, तो कोई माता ऐसा कहती है कि ज्यादा सहन बहन नहीं करना, हमने सहन किया, हमें कुछ नहीं मिला, जाके जो चीज जैसे वैसे बता देना खुल के। बिल्कुल
एक बार घर वाले समझ जाएंगे ना कि तू एकदम कुछ सहन नहीं करेगी और तू असत्य को जरा भी सहन नहीं कर पाएगी, फिर सब सीधे हो जाएंगे, सब सीधे हो जाएंगे। इसलिए सहन नहीं करना है, जब जो कहने जैसा लगे बोल देना। आजकल की 25% माताएं ऐसी सलाह देती है, ये मैंने रूबरू देखा है, बहुत लोगों में देखा है। तो बहनों आज मुझे ये कहना है कि सुबह की लाली हम अपने ससुराल में जब बनेंगे ना, तब जाके बात बनेगी, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये क्विज है, हमारी लाइफ एक क्विज है। कैसे? जैसे कोई क्विज खेलते हैं, 1 मिनट गेम खेलते हैं, तो 1 मिनट गेम में क्या होता है बहनों, बहुत कड़क शर्तें होती है। जैसे ये पंखा चालू है और अम्ब्रेला को खोल के उल्टा रखते हैं, तो ऐसे राउंड में अम्ब्रेला, उसका जो डंडा होता है वो बीच में होता है और हम खड़े रहते हैं, प्लेयर जो है वो खड़ा होता है, एक लाइन बनाई जाती है और छाते को थोड़ा दूर रखते हैं, 10 फीट दूर, और ऊपर पंखा चालू है और 1 मिनट में हाथ में प्लेइंग कार्ड्स दिए जाते हैं और उसमें से एक एक उठाकर वो छाते में, अम्ब्रेला में डालना होता है। ठीक है, इतनी शर्तें हैं, इतना गैप है, इतनी दूरी है, ये लाइन से आगे नहीं जाना है, पंखा फुल स्पीड में घूमेगा और ये आपको 1 मिनट में घंटी बजेगी और 1 मिनट में वो सब कार्ड्स डालने हैं। अब कोई प्लेयर ऐसा कहे, आया तो है खेलने, नाम तो लिखा दिया है, लेकिन खेलने से पूर्व कहे कि पंखा इतना फुल चालू है तो मैं कैसे, ये पेपर के कार्ड्स कैसे जा सकते हैं अम्ब्रेला में, ये तो नहीं हो सकता। और 1 मिनट में ये नहीं कर सकते, कम से कम 10 मिनट दो तो कुछ 5 कार्ड जाएंगे अम्ब्रेला में। तो ऐसा जो प्लेयर है ना, जो आर्ग्यूमेंट करता है, जो आर्ग्यूमेंट करता है ना, वो प्लेयर को, उसको क्या कहेंगे, मैनेजमेंट करने वाले क्या कहेंगे, डोंट प्ले, डोंट प्ले, ये रूल्स तो है, यू विल हैव टू फुलफिल इट, अदरवाइज यू कांट प्ले, देयर इज अवर रूल्स। ठीक है, या तो वो चला गया और या तो वो अच्छे से पूरी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, ट्रिक के साथ, आइडिया के साथ, स्मार्टनेस के साथ एक एक कार्ड डालता जाएगा। ठीक है, रोएगा तब रोएगा, नहीं रोएगा। एक बार समझ लिया कि रूल इज रूल, इफ यू वांट टू प्ले देन प्ले। ठीक है, हम ससुराल जाते हैं तो हमें पहले कोई बताया नहीं जाता, हम कोई शिविरों में नहीं जाते, ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं चलती, ऐसी कोई कॉलेज नहीं है, ऐसे कोई क्लासेस नहीं है कि बिफोर ससुराल क्या करना, क्या समझना होता है। ये तो वेद में बताया है, वेद तो हम पढ़ते नहीं है। हमारे ऋषिगण कहते हैं कि विवाह संस्कार से पहले 4 वेद, 4 को नहीं पढ़ सकते तो 3, 3 को नहीं तो 2, 2 को नहीं तो 1। इतना तो विवाह से पूर्व, इतना तो सिलेबस हमको पास करना होता है, वो तो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अब ससुराल आके बेटियां सपने तो लेकर आई है कि मैंने जो डिग्री पाई है वो डिग्री मैं वहां जाके उसको आगे बढ़ाऊं, मेरा करियर बनाऊं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, ईश्वर ने, अब हमारे बीच तो डॉक्टर बहना बैठी है, तो आप ईश्वर सुप्रीम सत्ता है, ईश्वर की जो व्यवस्था है, ईश्वर की जो टोटल योजना है, वो योजना जबरदस्त योजनाबद्ध है। उसने इस संसार में स्त्री और पुरुष बनाए। अब उनकी रचना पर चलते हैं। जो नारी है, जिसको स्त्री कहा गया है, उसके शरीर में यूट्रस को एस्टैब्लिश किया हुआ है, उसके शरीर में बच्चे के फूड के लिए शरीर की रचना की गई है। उस माता के शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वो सारी रचना की गई है। जो यूट्रस के आसपास 2 ओवरी है, उसमें अटैच 2 फैलोपियन ट्यूब है और स्त्री
जो है, जो ओवरी में ओवम का निर्माण होता है, और वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में आके 48 आवर्स रोमिंग करता है। अब पुरुष की रचना देखते हैं। पुरुष की रचना में ना उनको यूट्रस दिया, ना उनको ब्रेस्ट दी, बराबर। उनकी रचना ही देख लीजिए। तो ये रचना हमें समझा रही है कि अगर तू विवाह संस्कार में जा रही है तो तुझे सबसे पहले तू अब पत्नी बन गई, और पति और पत्नी और विवाह संस्कार और गृहस्थ आश्रम, ये टोटल जो पैकेज है ना बहनों, वो है संतान निर्माण करने का वेरी फर्स्ट उद्देश्य। और फिर उसके बाद वो जो संतान आएगी उनका अच्छे से पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे दायित्व के साथ उसको अच्छे से उनकी केयर करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। जब तक उसका विवाह संस्कार ना हो जाए तब तक वो जो फूल आया है हमारे घर, उसका बहुत अच्छे से केयर करके उसका डेवलपमेंट करना, दिस इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। अगर हम उसमें कटौती कर रहे हैं, अगर उसमें काट छाट कर रहे हैं, तो इट विल नॉट डू। ये ईश्वर की व्यवस्था का हम भंग कर रहे हैं। ईश्वर ने हम पर, अगर नारी तू विवाह संस्कार, कन्या तू विवाह संस्कार करके अगर पत्नी बन रही हो और अगर माता बन रही हो, तो तेरी फर्स्ट ड्यूटी होगी उस संतान को, वो संतान डेवलप होने आया है तेरे पास। जब उसने रिलेशनशिप चली स्त्री और पुरुष की, और जब स्पर्म यूट्रस से पास होता हुआ मैराथन रेसिंग लगी थी, उसमें हेल्दीएस्ट और जो फास्ट था, दी बेस्ट था हर प्रकार से, वो फर्स्ट हो गया। और वो जो फर्स्ट हो गया वो ओवम के पास जा ठहरा, और अपने यहाँ जो ये उसका जो सर है, वहां ईश्वर ने एक ग्लैंड को एस्टेब्लिश किया, और जब ओवम के सुपरफिशियल जो लेयर है उस पर टच होता है, और उस टाइम उस ग्लैंड से केमिकल सिक्रेट होता है, और वो जो केमिकल सिक्रेट होता है उससे उस ओवम के बाहरी कवच में छिद्र, होल हो जाता है, और वो जो शुक्राणु है वो अंदर एंटर हो जाता है। और ईश्वर ने इतनी मस्त ओवम की रचना करी है, नारियल कैसे है वैसे उसका जो बाहर का कवच है इतना मजबूत बनाया है, और उसके अंदर ये स्त्री बीज वो सेल है, और ये दोनों सेल इकट्ठे हो जाते हैं। फिर माता जी कहेगी कि उसको जायगोट कहेंगे कि एम्ब्रियो कहेंगे, उसको जायगोट कहेंगे ना, वो सेल, यस। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे मल्टीप्लाई होता 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 वो जायगोट वहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा, और ट्रैवलिंग उनकी चलते 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 कहां जाके रुकेगी? यूट्रस में। ईश्वर की व्यवस्था से अब पीरियड नहीं आया है, और वहां एक मस्त स्पॉन्जी और सॉफ्ट सॉफ्ट गादी तैयार हो चुकी है गेस्ट के लिए, और वहां वो जो जीवात्मा है वो शरीर को अभी सेल में वो है, और उसमें डीएनए है, आरएनए है, बहुत कुछ जीन्स लेकर वो वहां सारा सॉफ्टवेयर अंदर भरा पड़ा है, और वो वहां यूट्रस में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो स्टार्ट हो रहा है। अब माँ की स्थिति कैसी है? हॉर्मोन्स चेंज हुए हैं, शरीर में बदलाव आया है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, अनइजीनेस फील हो रहा है, ड्राउजीनेस लग रही है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो बॉडी की जो रचना है, पुरुष के शरीर की रचना और नारी के शरीर की रचना ही हमको बता रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to fulfill your mother and father's duty. तो पिता को क्यों गर्भाशय नहीं दिया? पिता को क्यों ब्रेस्ट नहीं दी? पिता के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवरीज क्यों नहीं दी? उसको और कुछ दे दिया, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, समय जाएगा। लेकिन गर्भाधान संस्कार करके हमको प्लान बनाना चाहिए था
हमने संतान निर्माण हम करते हैं तो हमें ये सारी चीजें सोचनी होगी। 16 संस्कार की मानसी ने मेरे परिचय में जो बात बताई, तो वो जो गर्भ संस्कार है, आजकल गर्भ संस्कार कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो जब किसान बीज को डालता है जमीन में, उससे पहले हेल्दी बीज की अच्छे से तैयारियां करता है। अच्छे से अच्छे दी बेस्ट और हेल्थीएस्ट सीड्स होते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। फिर जमीन को भी अच्छे से ऊपर नीचे और उसमें खाद डाल के, उसमें पानी डाल के, उस जमीन को ऊपर नीचे करके सूरज की किरणों से उसको पकाकर और फिर वो हेल्दी सीड को डालता है। तब जाके प्लांट्स बढ़िया बनता है, तब उसमें फ्रूट फूल जो भी है वो रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलता है। तो बहनों, हमको भी ये सारी चीजें करनी चाहिए, हमको भी ये चीज करनी चाहिए। हाँ अंजुबेन, आपका क्या मैसेज है? अंजुबेन आडो करो, मतलब प्लीज। आपका मोबाइल स्लीपिंग लाइन में रखिए, रिकॉर्डिंग होता है ना मोबाइल। तो मेरा सेटिंग तो इस हिसाब से किया गया है। ओके ओके, कम दिख रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, कम दिख रहा है? नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग में आएगा ना। हाँ, बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो हमारी बातें चल रही थी, हम कहाँ थे? हाँ, तो किसान अगर इतनी केयर करता है तो हमको भी तो ये करना चाहिए। लेकिन हमारी संतान तो विदाउट प्लान हो गई, कोई बात नहीं। हमारे बड़ों ने कहा है, जागे तब से सवेरा, जागे तब से सवेरा। तो ये सारी बातों को हम देखते देखते हमने तो संतान को जन्म दे दिया। अब बात करते हैं कि हम फिगर को देखते हैं, हमारे लुक को देखते हैं, हम फिट रहना चाहते हैं, हमारा लुक बिगड़ना नहीं चाहिए, तो हम हमारे बच्चों को फीडिंग में भी कटौती कर देते हैं। मैंने बहुत बहनों को देखा है कि 3 महीना फीडिंग कराया, फिर बस, फिर मोटी हो रही हूँ, फिर मेरा फिगर बिगड़ रहा है। वो बोतल तो पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेरेलेक खाएगा, सब कुछ चलेगा, फिर जॉब पर भी जाना है। अब आते हैं करियर पर। लेकिन ईश्वर का जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा मैनेजर है। उसने जो प्लान बनाया है, उस प्लान को जो अच्छे से सफल नहीं करता, ये ईश्वर का इंसल्ट है। ईश्वर बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट है, वो फिर वो हमें उसका फल देता है। तो हम करियर बनाना जरूर चाहें, लेकिन ये ईश्वर की रचना को देखते हुए बच्चे को जन्म दे दिया। अब थोड़ा और चलते हैं नरेंद्र मोदी जी की ओर, कि एक समय था कि 3 महीने तक अगर वर्किंग लेडी है तो 3 महीने तक अपनी सैलरी के साथ साथ वो घर में अपने बच्चे को अपना वात्सल्य, मातृत्व और अपना दूध दे सकती है। ठीक है, फिर उसको अपनी सैलरी दिखने लगती है कि बहुत कुछ, या तो किसी किसी परिवार में सच में धन की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है और खाने की तकलीफ हो जाए, ऐसी नौबत आती है, वहां तो आपत्ति काल है। लेकिन करोड़पति परिवारों में, सुखी संपन्न परिवारों में, अच्छे से वेल सेटल्ड परिवारों में भी ये स्थिति हमने देखी है। तो ये तो पुरुष को यूट्रस और शरीर की रचना ऐसे कर दी, उसके हाथ को मजबूत बनाया, उनकी बाहों को मजबूत बनाया, उनकी हाइट बॉडी मजबूत बनाई, उनके अंदर ताकत हमारे से अलग प्रकार की दे दी, हमारे जैसी कोमलता नहीं दी उनको। हमारी आवाज में कोमलता है, उनकी आवाज में भी कोमलता नहीं दी। क्यों? उनको घर से बाहर रहना है। उनको सारे परिवार और जो बच्चा जन्म ले रहा है उनकी सुविधाओं को, उनको पढ़ाना लिखाना, हर चीज की, पूरे परिवार की, माता पिता पत्नी संतान, सब के लिए उनको धन के लिए बाहर निकलना है, धूप को सहन करना है, कष्ट को सहन करना है, उसकी जितनी योग्यता है उसके आधार पर उसको द्रव्योपार्जन, धन का अर्जन करना है। तो ईश्वर ने उसको ये सारे अंग न देकर उनको फ्री कर दिया। हम छोटे थे ना, तो चक्का और चक्की की कहानी
मतलब कविता बोलते थे, एक तो चक्को અને एक હતી चक्की, चक्को दाना लेवा जाए અને चक्की खिचड़ी बनावे। देखो बचपन में जब हम खेला करते थे गुड्डा गुड्डी का खेल, तब ये बात को हमारे माइंड में डाली गई है कि चक्का जो होता है, जो फीमेल चिड़िया मेल चिड़िया होती है, वो बाहर दाना चुगने जाती है, दाना लेने जाती है, और घर में जो फीमेल चिड़िया दाना बना मतलब खिचड़ी बनाती है। मना नहीं करेंगे, आगे आएगी बात, आगे आएगी, लेकिन पहले हमें यहाँ ठहरना होगा। तो हीराबा का बेटा इस धरती पर आया जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। कल मैं YouTube पर गई कि उनकी जो योजना है शिशु स्वास्थ्य और नारी स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण के लिए उनकी जबरदस्त योजनाएं हैं। महीने में एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे कितने सारे लाखों सेंटर खोलने का उनका प्लान बन चुका है और खोलना शुरू भी हो गया है। और महीने में 9 तारीख को ये शिशु और नारी का चेकिंग किया जाता है और करोड़ों नारियों का चेकिंग हो चुका है। बहुत सारे लाखों बच्चों का भी सारा हो चुका है। उनको बहुत अच्छे से खान पान की सुविधा ये वेदों में लिखा है। अब तक मैं 16 संस्कार करवाती थी प्रेगनेंसी के, तो मैं ऐसा कहती थी कि वेदों में मंत्र आया है कि ये राजा की जिम्मेदारी बनती है कि कोई परिवार में कोई बच्चे ने एंट्री ली है और माता के गर्भ में है और वो गर्भवती माता को माता का डेवलपमेंट अच्छे से बच्चे का हो नहीं, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, उनको औषधियां मिल रही है कि नहीं, घर में कोई हेरेसमेंट तो नहीं है ना, घर का माहौल अच्छा तो है ना, घर में हवा का आना जाना तो ठीक है ना, ये वेदों में बताया गया। तो ये राजा की जिम्मेदारी बनती है। तो अब तक मुझे दुख लग रहा था कि राजा तो वेदों से दूर चला गया है, तो वो तो इस बात को कहाँ देख पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब जो वर्किंग माताएं हैं उनके लिए 6 महीना कर दिया है कि हे नारी, मैं अपने भारतवर्ष को स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना चाहता हूँ। और स्ट्रॉन्ग कंट्री तब बन पाएगी जब हमारे बच्चे जो भविष्य का इतिहास बनाने वाले हैं, वो बच्चे अगर माँ का दूध पीकर मजबूत बनेगा, उनका शरीर का जो बेसिक डेवलपमेंट है वो माँ के साथ घुल मिलकर माँ के दूध से, इसमें जो ईश्वर ने ताकत भरी है दूध में, उससे वो जब मजबूत होगा ना, तब जाके मेरे भारतवर्ष की इमारत मजबूत बन सकती है। ये हीराबा के बेटे नरेंद्र ने सोचा, तब जाके 6 महीना और ऐसे बहुत सेंटर खुलने वाले हैं और वहां ये शिशु की देखभाल, माता की देखभाल, बहुत कुछ, सबके इंटरव्यू सुनने कल मैंने। अब समय इतना भाग रहा, इतनी सारी बातें करनी है कि वो बातों पर मैं चली जाऊं ना तो टाइम निकल जाएगा। लेकिन आप लोग YouTube पर जाके नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझा है। बीच में आकर कह भी रहे हैं कि वो नारी का खान पान, फिर रसीकरण, वैक्सीनेशन और तीसरा है कि स्वच्छता, ये 3 इस प्रोजेक्ट में बहुत आवश्यक है। तो आइए बहनों, अब मान लीजिए हमारे बच्चों को हमने जन्म दे दिया। अब देखिए आप जॉब कर रहे हो, आपको जाना है, आपका प्लान बन चुका है, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन वास्तविकता मेरा बताना कर्तव्य है। तो कम से कम देखिए, ऑफिसर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, लॉयर बनना कोई बुरी बात नहीं है। नारी के अंदर शक्ति है तो नारी ये काम कर सकती है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारी की डॉक्टर बने, नारी गायनेकोलॉजिस्ट बने, पुलिस खाते में जाए जरूर, लेकिन वो महिला पुलिस बनती है। फिर टीचर और प्रोफेसर बन सकते हैं, तो विद्या ग्रहण करवाने में वो अपना स्थान रख सकती है। तो महिला पुलिस, महिला लॉयर भी होती है। तो महिला लॉयर क्या होगी? जो महिला अपराधी होगी उसकी वो तपास करेगी। पुलिस महिला पुलिस होगी तो वो उसकी, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, सारी पोस्ट महिलाएं ले सकती है। लेकिन जो स्मार्टनेस के साथ चयन करेगी ना फील्ड को, वो अपने संतान के प्रति जो एक माता के रूप में उत्तरदायित्व है, अगर उसके इर्द गिर्द अगर अपना प्लान करती है तो वो एक साथ कितना काम कर सकती है। वेदों में कहा है कि पति की मंत्री बने,
पति का अगर बिजनेस चल रहा है तो वो सीए बनकर ससुराल जाके सीए बने, कोई बात नहीं, और वहां लॉयर बने जाके, पढ़ाए उनको, नारी को, नारी जबरदस्त ताकतवर है, तो फिर वो पति का जो कारोबार है, बिजनेस है, वो चलाए, अपनी केबिन हो, उसके डोर पर उसकी प्लेट लगी हुई हो, वो भी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी हुई हो, उसका भी नाम हो, जरूर, भोजेसु माता शयनेसु रंभा कर्णेसु दासी कर्मेसु मंत्री, तो वो मंत्री बन सकती है। तो आइए बहनों, हम अपना जो दायित्व है उसको 100% ध्यान में रखते हुए हम अपने करियर का सोचें। हमारी प्यारी स्वीट मधुरता से भरी हुई हमारी बहना डॉक्टर शशि जी, अपने पति का ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने जिद नहीं की, पहले प्रधानता, प्रायोरिटी पति को दी, और पति के पीछे 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 चली गई पति के साथ, और वहां जो उनको जो भी अनुकूलताएं मिली उसमें अपना काम किया। और कमाल की बात नहीं है, 36 इयर्स, अब बहना शशि जी, डॉक्टर शशि जी को कितना सेटिस्फेक्शन होता होगा, कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होता होगा, कितना खुद के लिए प्राउड होता होगा कि मेरी लाइफ 100% सक्सेसफुल है। जो संसार की नींव, जो नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट को आगे लाया है, उसी प्रोजेक्ट को ये सालों से कर रही थी, उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने कर ही डाला है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे रोने को मन हो रहा है कि ये माता ने, ये जननी ने, ये जन्मदात्री ने, ये संस्कार दात्री ने एक सर्जन डॉक्टर बन के ये काम कर लिया है। कितना बढ़िया काम हुआ है। तो बहनों, अब चलते हैं कि मान लीजिए आप डॉक्टर बन गई हो, आप ये बन गई हो, तो अगर परिवार की सहमति हो, घर का एक मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब सुर एक हो जाए तो हम कुक रख ले घर में, हम घर में डस्टिंग के लिए, हम फुल डे के लिए हम मेड रख ले, जरूर रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। अच्छी संस्कारी हो, व्यवस्थित हो, उनका जीवन मतलब वो अच्छे विचारों वाले हो, ऐसे पूरा दिन का रखते हुए, घर को अच्छे से मैनेज करते हुए, पूरा संचालन सुव्यवस्थित संचालिका बनते हुए हम जरूर अपने फील्ड को भी, अपने करियर को भी बना सकते हैं। ये अभी का वर्तमान, अभी का जो प्रेजेंट है, इसमें ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पति की क्या इच्छा है, हमारे एल्डर्स का हम उसको संभाल पा रहे हैं। अब घर में एल्डर्स एज वाले हो गए हैं, वो अकेले हो जा रहे हैं, उनकी शरीर स्थिति काम नहीं करती, तब हमें देखना है कि पैसा हमारे लिए और ये अगर ईश्वर की दृष्टि में ये पूरा जीवन कंप्लीट करके कहाँ जाना है, ईश्वर के पास। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, हमारा करियर, हमारा फील्ड छूट जाएगा। जब हम ईश्वर के पास पहुंचेंगे ना बहनों, ईश्वर तो उनके हिसाब से चेक करेगा, और जहां भी हमारी कमियां रही होगी, जहां भी हमारी कटौती हुई होगी, जहां भी हमारी ड्यूटी मिसिंग होगी, उसका तो कर्म फल मिलेगा। क्योंकि मुझे शास्त्र का, अभी की वर्तमान परिस्थितियों का, अभी हमारी बेटियों के सपनों का, और पारिवारिक जो गृहस्थ आश्रम है, वो सारी बातों का कॉम्बिनेशन करते हुए, सबको मर्ज करते हुए आप सभी को बातें बताने का मुझे ईश्वर ने उत्तरदायित्व दिया है। इसलिए मैं ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप ससुराल जाने वाली है तो आप अच्छे से प्लान बना के जाए। जो घर में सास है, जो पुरुष हमारा जीवन साथी बना है, जो हैंडसम हीरो हमको पढ़ा लिखा के कंप्लीट करके बढ़िया रेडी करके वो शहनाई बजती है और वो हम उनका हाथ हमारे हाथ में दे देती है, वो माता, और फिर वो पति उनका बन जाता है,
वो उनका बेटा भी है, वो उसका बेटा भी है। 9 महीना उसको गर्भ में रखा है, प्रसूति की वेदना सहन करके दूध पिला के उसको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बनाया है। और जब वो पढ़ता था, जब उनकी एग्जाम्स आती थी तो उनको रात्रि को जाकर चाय पिलाती थी, रात्रि को गर्म पोहे बनाकर खिलाती थी। वो जब निराश हो जाता था तुम्हारा पति तो उनको प्यार दुलार करती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। वो भी तो माँ माँ करके पीछे पीछे पल्लू लेकर पकड़ पकड़ कर घूमता था। जब आप ससुराल गई उससे पहले दिन तक वो माँ को पूछ रहा था मेरी टाई कहाँ है, मेरे सोप कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, माँ मुझे खाना दो, माँ मुझे ये दो। ऑल ऑफ सडन आप अगर जाके ऐसा सोचे कि वो मेरा पति है, तो ऑल ऑफ सडन माँ बेटे का रिश्ता कभी कट नहीं हो सकता। और ना तो जाकर बेटियां अपने पति का रिश्ता माँ से अगर छुड़वाने का सोचेगी तो वो कर्म फल की भागी बनेगी। ये कान खोल कर सुन लेने वाली बात है। हमारे फर्स्ट सेशन में तो मैंने कहा कि सास झूले झूल रही है, झूले में एकदम पेपर पड़ रही है और स्लो स्लो झूला चल रहा है और बहू वहां से गुजर रही है, मस्त चूड़ियां पहनी है, हरे कलर का ड्रेस या साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी नववधु है। और अगर जाते जाते बीच में सास का झूला आ गया तो उस झूले को थोड़ा सा हिला दे तो वो झूला झूलने लगता है। तो उसमें जो सास है, जो आपके पति की माता है, उसका हृदय भी झूलेगा। वो इतनी खुश हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी कि मुझे कितनी अच्छी सी गुड़िया जैसी मेरी लक्ष्मी घर आई है, मुझे झूला झूला रही है, कितनी प्यारी है। वो अंदर से पुलकित होगी, उनके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे। तब जो बहू ने जब उसको झूले झुलाया, 2-4 ऐसा ठेला मारा और उसके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स जो सीक्रेट हुए वो इतने वैल्यूएबल होंगे कि वो मल्टीप्लाई होकर वो वापस आपके ऊपर आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ साल के बाद। लेकिन ऐसा जब आपकी सास को आप माता बनकर रोज रोज दुलारोगी, रोज रोज प्यार करोगी, वो जरूर माता आपकी माता बन जाएगी बहनों, जरूर बन जाएगी, अवश्य बन जाएगी। वो भी नहीं, आप भी नहीं, दोनों एक दूसरों के लिए नए। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनकी स्टाइल क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो फर्स्ट डोरी में कौन से कपड़े सुखाती है। नेवर से मेरी मम्मी तो ऐसा करती है, मेरी मम्मी तो ऐसे करती है, मेरी मम्मी तो ऐसा बनाती है, मेरी मम्मी तो ऐसा ना ना, जाके नहीं करना है। वो सब अपने घर में रह रहे हैं, आप अकेली गई हो। तो शुरू शुरू में लिटिल बिट यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वर बनना है वहां जाके और सारी चहल पहल को देखना है। हम कहीं नए एरिया में जाते हैं तो नहीं पहले ऑब्जर्व करते हैं, पहले सब सर्वे करते हैं। सर्वे करना है। मेरी सास दाल बना रही है तो पहले मिर्च डाल रही है कि पहले कड़ी पत्ता डाल रही है, पीछे चुप चुप कर देख लेना है। जो मेरी बेटियां, ये 100 बेटियों में से जो अब ससुराल जाने वाली है ना, वो तो ऐसे ही स्टार्ट हो। कभी नहीं कहना है कि हमारे यहाँ तो पहले दाल में टमाटर डालते हैं ना, सास क्या डाल रही है। घर वाले आज तक जो टेस्ट खा रहे हैं वही टेस्ट में चलो, वही टेस्ट में चलना है, वही टेस्ट में चलना है। फिर कोई दिन ऐसा आया कि आप अपने हिसाब से बनाकर खड़ी हो गई और सबको बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ लेकिन बहुत घर को स्वर्ग बनाने वाली बात है। जब वो दाल टेबल पर परोसी जाएगी और सब खाएंगे और उसके ससुर भी खाएंगे, सास भी खाएगी, पति भी, देवर भी, सब, और इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, तारीफ की वर्षा होगी। अब भी सावधान, अभी भी सावधान। यू डोंट नो योर मदर इन लॉज साइकोलॉजी। अब अगर आपकी तारीफ सभी के मुंह से हुई, उनके चेहरे को ऑब्जर्व करना है।
उनका चेहरा खुश हुआ? आज तक बेचारी वो दाल बना रही थी, उसका निजी परिवार तो खुश था, लेकिन और भी परिवारजन खुश थे उनकी दाल से। लेकिन आज ये नई बिटिया आई है, उसकी दाल हावी हो रही है उसके ऊपर, तो हो सकता है कि वो खुश ना हो चेहरा, तो पहले ही बोल देना है झट से। क्या बोलना है? अरे मुझे तो मम्मी की दाल अच्छी लगती है, ये तो मैंने अपने मैके वाली दाल बनाई है, आज मुझे बनाना था, मतलब आप लोगों ने सबने कहा तो मैंने बनाई, लेकिन मुझे तो इससे ज्यादा मम्मी की दाल अच्छी लगती है। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। आज की जनरेशन, आप बेटियां ना हमको बहुत बार बार कहती हो स्मार्ट हो जाओ, स्मार्टनेस से काम करो, तो हम पूछते व्हाट इज कॉल्ड स्मार्टनेस, तो आप हमें जो डेफिनेशन देते हो ना, वो मैं आपको वापस दे रही हूँ। आप पहले अपने मदर इन लॉ की दाल की तारीफ करो ना, मुझे तो उनकी लगती है, मम्मी आप ही बनाना, मुझे तो आपकी दाल अच्छी लगती है, बस फिर काम बन गए। फिर अभी उनकी ईगो आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? बस ये एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे सारी चीजों में देखना है, सारी चीजों में देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों का जो लालन पालन करना है, उसमें भी वैसे तो विवाह संस्कार से पूर्व हर एक बेटियों को साइकोलॉजिस्ट बन के ससुराल जाना चाहिए। पति की साइकोलॉजी समझे, ससुर जी की साइकोलॉजी समझे, सासू माता जी की साइकोलॉजी समझे, और जो बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं उस बच्चों की भी साइकोलॉजी उनको पता हो। अब इतने टाइम में तो कितनी बात बताए, लेकिन बच्चों की कोई वर्कशॉप होती हो तो बहनों, अपने बच्चे का अब जब हम डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, जब बच्चे ने एंट्री ली ना, जब रिलेशनशिप हुई और वो जो ओवम के अंदर जो स्पर्म गया, उसी टाइम ईश्वर ने आत्मा, मतलब वहां आत्मा का प्रवेश तब हुआ, तब उस बच्चे ने माँ को कहा है, क्या कहा है एंट्री लेते हुए? उनका युग युग से, जन्म जन्म से उनकी चाहना है कि मुझे दी बेस्ट पेरेंट्स मिले, और उस पेरेंट्स के अंडर में मैं एकदम बेस्ट बन जाऊं, प्योर बन जाऊं, कंप्लीट बन जाऊं, परफेक्ट बन जाऊं, और फिर मैं प्योरिटी के पास चला जाऊं। तो ये हमारा दायित्व कट नहीं होना चाहिए। ये हमारी, कितने बज रहे हैं, क्या समय हुआ? 5:05 हो रही है, अभी टाइम है हमारे पास। ओके ओके, फिर हमें डॉक्टर शशि जी को भी सुनना है। जी। मैं बहुत उनके लिए प्रतीक्षा में हूँ, लेकिन कुछ बात पूरी कर लेते हैं। तो जो बच्चे के लिए जो गर्भ में हमने रखा था और ईश्वर ने हमें ड्यूटी दी है, तो वो बच्चा डिजर्व करता है, वो आया ही इसलिए है, तो उसको डेवलप होना है, उसको परफेक्ट बनना है। तो हमारे बच्चों को हम तो ध्यान दे ही दे, परिवार भी पूरा अवेयर हो जाए, और ये हम जो संस्कार करवाती हूँ ना, उसमें ये सारी बातें आती है। लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे। 3rd मंथ पर होता है, फिर 7th मंथ पर होता है। 3rd मंथ में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर का की अवेयरनेस के लिए होता है। 7th मंथ में मेंटल उसका जो डेवलपमेंट स्पीड पकड़ता है, तो उसके लिए माता को अवेयर किया जाता है कि तुझे अब गुस्सा नहीं करना है, तुझे अच्छे से स्टेबल होके अच्छे विचार करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, डार्क कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज्यादा लेना है, अब फ्रूट के जूस को लेना है, जेलसी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। अब तेरा बच्चा अवेयर हो रहा है, अब उसका हार्ट डेवलप हो रहा है, अब उसके पंपिंग, उसका हार्ट करना शुरू हो चुका है, अब उनकी किडनियां और उनके शरीर के छोटे 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 अंग अब एक्टिव होने लगे हैं। तो अब तुझे अलर्ट होना होगा, खाना पीना अच्छे से ध्यान से खाना होगा, 11 ओमकार करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, बहुत अच्छे अच्छे भजनों को थोड़ा सा मन को करके गाना होगा, फूलों को सजाना होगा, गार्डनिंग करना होगा, झगड़े हो रहे वहां नहीं जाना है, जहाँ अच्छी बातें होती है वहां बैठना है, ऑब्सेनिटी से दूर रहना है। ये सारा ये संस्कारों में बताया जाता है। फिर बच्चा जन्म ले लेता है, फिर जात कर्म संस्कार आता है, फिर नामकरण विधि होती है, फिर अन्नप्राशन होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है, फिर एक दिन बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा होता है। अब उसको पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना है, तो घर से जब वो बाहर जाएगा
उससे पहले उसके मुंडन संस्कार होंगे, फिर उसके जनेऊ उपनयन संस्कार होगा, और फिर उसको स्कूल कॉलेज या तो गुरुकुल में जाना होगा। फिर वहां भी बहुत बड़ी बातें हैं, कुछ सेकंड आगे कुछ करेंगे प्रोग्राम, तब ये बातों को बताते जाएंगे। अब वापस चलते हैं, अब कैमरा फिर वापस आता है, हम चलते हैं घर की ओर। और अब हमको ये सारे घर की स्थितियों को संभालते हुए अपने करियर को देखने की सभी बहनों की इच्छा होती है। तो ये हमने बताया आपको कि आपकी कैपेसिटी को डेवलप करना है, अपनी जो अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, अपनी नींद को कम करना है। अगर अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में उसको चोर लुटेरे चेन लूट कर उसको नीचे फेंक देते हैं, और वो अरुणिमा सिन्हा 7 घंटा रात्रि को पैर दोनों कट गए हैं, और वो ट्रेन की पटरी पर पैर ये बाजू है, खुद ये बाजू है, और 49 ट्रेन उसके ऊपर से 7 घंटे में गुजरती है, और उस टाइम उसके पैरों को चूहे काट रहे हैं, उनके शरीर को चूहे काट रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पटरियों पर सोते सोते वो इतिहास बनाने का सपना बना देती है। कहती है कि ईश्वर ने शायद तुझे इतिहास बनाने के लिए जिंदा रखा, और वो एवरेस्ट सर कर लेती है। और उसकी आप जाना यूट्यूब पर, वो अरुणिमा का एक पैर लगाया हुआ है, जूठा पैर, और एक पैर में स्टिचेस लगे हुए हैं, और स्पाइन भी डैमेज है। और ऐसी स्थितियों में अरुणिमा एवरेस्ट को सर करती है। वो बता रही है कि जो मेरे साथ लोग थे, वो जितना 3 मिनट में चलते थे, वो मैं 3 घंटे में चलती थी, 3 घंटे में। और चलते चलते रात्रि में बीच में डेड बॉडी, उनको मृतदेह दिखते थे जो ऑक्सीजन ना मिलने से मरे पड़े थे। ऐसी वो एवरेस्ट चढ़ लेती है, एवरेस्ट को पार कर लेती है, और वहां जाकर हमारे भारत का झंडा लहराते हुए गौरव अनुभव करती है। और फिर याद करती है पटरी पर पड़े पड़े, उसके ऊपर 1 बाय 1 49 ट्रेन जा रही है, आवाज के साथ, पैर कटे हुए हैं, और उस परिस्थितियों में वो सपना बनाती है। वो सपना भारत का झंडा लेकर साथ में लेकर गई है, और वहां वो अपने सीने पे झंडा रखते हुए, पताका रखते हुए भारत माता की जय बोलती है। इसलिए ईश्वर ने तुझे जिंदा रखा है। आज उसने इतिहास बना लिया। चाहे वहां जाकर मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं इतिहास बनाकर जाऊं। क्यों बनाकर जाऊं? क्योंकि मेरे जैसा युवा धन इस संसार में है। मैं उनका हौसला बढ़ाऊं, मेरे इस इतिहास से उनको पता चले कि हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर इतिहास बना सकते हैं। जोया अग्रवाल, नॉर्थ पोल, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, और वहां से 250 पैसेंजर्स को, और उसके साथ इंडियन और 3 कैप्टन को की सहायता लेकर कंटिन्यूस विदाउट होल्ड ये फर्स्ट इतिहास बना है। कोई बीच में रुकना नहीं, कुछ नहीं, और पूरा महिला फ्लाइट, और 16 घंटे की, और 36,000 की, और कितने हजार माइल ऊंचाई से स्टार्ट हुई उसकी जर्नी, सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करके लैंड होती है, और कहती है भारत माता की जय। वो भी जाते जाते कुछ कह देती है। क्या कहती है जाते जाते? मतलब उनका वक्तव्य यूट्यूब पर पूरा करके कहती है कि भारत की नारी में जबरदस्त ताकत है, और आकाश भी कह रहा है, आकाश ऊपर से गूंज कर रहा है कि भारत की नारी की जय हो, भारत की नारी की जय हो। और बहनों, इसके साथ साथ मैंने 4 पंक्तियां लिखी है अपनी अरुणिमा की। अरुणिमा जब अपना वक्तव्य दे रही है,
तो कह रही है जाते जाते 3 वो अपने इस अपनी दुनिया के जो कॉन्टिनेंट्स है, जो खंड है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और 2 अफ्रीका, उसको तो उसने जो हाई पीक पर उसने चढ़ान कर लिया है, वो चढ़ चुकी है, पार कर चुकी है और उसको 4 करना है। तो बोले कि आप सभी की मुझे शुभकामना चाहिए और मैं हाई पीक पर जाकर विजय पताका लहराऊं। तो वो क्या कहती है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। स्वयं के लिए बाज की बात कर रही है। अभी तो इस बाज की उड़ान, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इतिहास बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इतिहास बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये एक झूठा पैर लेकर, कौन है ऐसी एक और नारी, एक पैर से नृत्य करती है, सुधा चंद्रन, जो बच्चों की स्कूल में सिलेबस में उसका लेसन आता है। तो बहनों, ये जो नारियां इतनी जबरदस्त बात करती है कि चढ़ते चढ़ते एक बार पैर निकल गया, और अगर वो पैर को फिट करती है तो रक्त निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, फिर भी हौसला बढ़ाते हुए उसका शेरपा कहता है कि वापस चलो अरुणिमा, वापस चलो। बोले नहीं, वापस आने के लिए मैं आई ही नहीं, मैं तो विजय पताका ले रहा हूं। तो बहनों, हम भी अगर अपना छोटा सा करियर है, उसको अगर हम करना चाहते हैं, तो सारे परिवार को संभालते हुए, उसको अच्छे से अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करते हुए, हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी एफिशिएंसी को, हम अपनी क्षमता को, हम अपनी टैलेंट को डेवलप करें। अगर एक पैर से एवरेस्ट कोई चढ़ जाता है, तो क्या हम घर का और अपना छोटा सा करियर है उसको नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और अपना जो सपना है ना, वो सपना जरूर साकार कर सकते हैं। अरुणिमा कहती है कि ताकत पैरों में नहीं चाहिए, ताकत यहाँ चाहिए, ताकत यहाँ चाहिए। ये 2 जगह अगर ताकत है ना, तो हम जो चाहे कर सकते हैं। बहनों, मेरा भी सपना था विवाह से पहले कि मैं टीचर बनूं। फिर एप्लीकेशन भी दे दी स्कूल में, सोमैया में, इंटरव्यू का दिन भी आ गया, लेकिन हिम्मत नहीं आई कि माता पिता को कैसे कहूं, और ससुराल आ गई। 10 बजे तक अभी जाऊं इंटरव्यू देने के, जाओ इंटरव्यू देने के, ना 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 ना, डांट पड़ेगी, नहीं जा सकते। ससुराल में फिर कहेंगे कि ये बहू क्या काम कर पाएगी, हमारा तो घर में सुख नहीं देगी। ऐसे करके मैं चली ससुराल। फिर वहां पति को पूछा मैं टीचर बनूं, बोले ना। तो मैंने कहा मैं ब्यूटिशियन बनूं, ना, वो तो अजाम का काम है। फिर मुझे टीचर बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर के लिए तो बहुत पढ़ाई चाहिए थी, माताजी बीमार रहती थी, तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो सोचा टीचर तो बनना ही है। टीचर बचपन से सभी बेटियों को अच्छा लगता है, साड़ी पहन के ना पढ़ाते हैं, है ना, स्कूल में टीचर की स्टाइल घर आके करते हैं। तो फिर मुझे तब नहीं मिला, लेकिन आज मैं टीचर बन के आपके सामने मेरा सपना साकार कर रही हूँ। समझ में आ रही है बात? तालियां तो बजाओ, तालियां तो बजाओ। मुझे कहना पड़े, एनर्जेटिक बनना है, किसी के लिए प्रशंसा करने में तत्पर बनना है, गुड एडमायरर बनना है। तो मेरा अनुभव कह रही हूँ कि मुझे रोना आ रहा था कि मुझे नहीं करने हो रहा है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं देती, ये वो बहुत कुछ सोचते सोचते कुछ ही समय में मैं टीचर बन गई। बच्चों को पढ़ाया, युवाओं को पढ़ाया, बहुओं को पढ़ाया, सास को पढ़ाया, तो वी कैन से टीचर हो गया काम पूरा। जब हमारे घर में जब बेज लगता है और दीवारें पानी छोड़ती है, तो हम क्या करते हैं? टाइल्स लगाते हैं। हम टाइल्स लगाते हैं तो बच्चों पता है आपको, वहां जो पानी निकल रहा था, ऐसा नहीं समझना है पानी बंद हो जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह से निकलेगा, कहीं हमारी दीवारों में नहीं निकलेगा तो नीचे वालों की दीवारों में जाएगा। लेकिन वो पानी या तो मॉइस्चर जो भी कहें, वो अपना रास्ता निकल के ही रहता। वैसे हमारे सपने हमारे अंदर
सच्चाई से, अच्छाई से अगर अंदर पड़ा है तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अवश्य बाहर निकलेगा। आइए, वही सपने साकार होते हैं जिन सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखे, बनाए रखे, बनाए रखे। बाथरूम में साफ करना पड़े तो कर ले, दीवारों को साफ करना तो कर ले, ऊपर चढ़ के पंखे साफ करने हैं तो मस्ती से गीत गाते गाते कर ले, उसको छोटा काम ना समझे। धीरे 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 डस्टिंग के लिए हम मेघ को रखें, हमारा काम पूरा हो सकता है। आइए, अब बाज पक्षी का एग्जाम्पल देकर मैं माताजी को इनवाइट करूंगी, डॉक्टर शशि जी को। बाज पक्षी की जीवन धारा क्या होती है बहनों? बाज पक्षी का जीवन 70 साल का होता है, 70 इयर्स का। लेकिन उसका जीवन चलते 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 जब वो 40 पर आता है तो उसकी पंखें शिथिल हो जाती है, उसके फेदर्स जो है वो बहुत हेवी हो जाते हैं, उसकी पंखें, और छाती तक चिपकने लगती है। और उसकी जो चोंच है, बीक है, वो मोड़ ले लेती है। अब वो इतनी तिरछी हो जाती है कि वो उससे शिकार को पकड़ नहीं सकता, तो वो खा पी नहीं सकता, पंखे काम नहीं कर रही है तो वो उड़ान नहीं कर सकता, विंग्स काम नहीं कर रही है। और जो पंजे हैं जिससे वो पकड़ता है, उसको पकड़ के फिर खाता है चोंच से, वो पंजे भी लंबे होने लगते हैं। अब ये तीनों पार्ट जो उसके जीवन के लिए महा उपयोगी है वो खराब हो रहे हैं। अब हमारी भी यही स्थिति होती है, चलते चलते कहीं विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो बाज जो बहादुर होता है, जो डाउन परिस्थिति वाला होता है, वो धीरे 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 उड़ उड़ के एक दिन समंदर में अपनी जीवन धारा पूरी करता है। एक दूसरा वाला है, वो जितनी जितनी उड़ान हो पाएगी उतनी उतनी करेगा, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते करते वो मर मर के जिएगा। और तीसरे नंबर का है, वो क्या करता है, वो अपनी चोंच जो मोल्ड हो गई, जो क्या बोलते हैं, वो तिरछी हो गई है, वो चट्टानों में, पहाड़ों में जाकर उस चट्टानों में अपनी चोंच को तोड़ डालता है, आधी अधूरी नहीं, उसके रूट तक खत्म करता है बड़ी पीड़ा के साथ। और वो जो चोंच उसकी खत्म हो गई, वो रूट से अब धीरे 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 नई चोंच की प्रतीक्षा करता है, और एक दिन नई चोंच आ जाती है। अब उसके जो पंजे बड़े हो रहे, लंबे हो रहे हैं, उस चोंच से उस पंजे को रूट से काटता है, रूट से काटता है, बहुत पीड़ा होती है, उसको काट काट के रूट से निकाल देता है, और फिर नए पंजे आने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो पंजे आ गए उससे ऊंचा कर करके अपने एक एक फेदर्स को निकालता है, एक एक को निकाल देता है। फिर वहां जो रूट थे, मैंने रूट से निकाला नहीं, रूट तक निकाला, रूट को बचाता है, फिर उस रूट से फिर नए फेदर्स आए और विंग्स बनने लगी धीरे 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 धीरे। अब तीनों अंग उसके नव निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है, और अब वो धीरे से ऊपर की ओर ऊंचे 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 ऊंचे, जब फर्स्ट टाइम माँ ने सिखाया था ऊपर की ओर उड़ान भरना, और जिस दिन उड़ना परफेक्ट आ गया तो माँ ने उसका साथ छोड़ा था, तब से अब तक जो उड़ान भर रहा था वैसी उड़ान अब वापस 30 साल भरेगा। तो ऐसे बाज की तरह ये हमारी अरुणिमा भी हमारे लिए बाज की तरह थी, और वो कह रही है कि ये बाज ने तो अभी उड़ान भरी है, आसमान की उड़ान बाकी है। तो आइए हम हमारे जीवन को सुसाइड की ओर ले जाना, मर मर के जीना, कि फिर ये जो नव निर्माण करना है, अपना नवी ताकत खड़ी करना है, उस नई सोच के साथ। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सपने बदल जाएंगे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं
किनारे दिशाएं बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। हमारी सोच में दम भरना है। साइकिल के पहिए में जैसे हवा भरते हैं ना, वैसे हमारे अंदर नया हौसला और नई ताकत भरते हुए हमें इस छोटी छोटी सी बात को अंदर लेते हुए अपने आप को उभारना है। आइए हमारा और अधिक हौसला बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारी प्यारी सी बहना। वो डॉक्टर शशि जी को मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहना, मेरी माता जी, मेरी सखी, मैं हर भाव को फील कर रही हूँ। ऐसी प्रिया शशि जी को, डॉक्टर शशि जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है। प्रिय बेटियां और मेरी बहनों, सबको मेरा सादर नमस्कार है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके सम्मुख रूबरू आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके समक्ष बैठी हूँ और सबसे बातचीत कर रही हूँ। इसके लिए मैं जया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतनी दूर से मुझे आमंत्रित किया है और मेरा मान बढ़ाया है। मुझे तो उनकी बोली हुई बातें इतनी प्रभावित करी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी बातें सुनकर। बिल्कुल मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि उन्हीं की बातें गूंज रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा है आपकी बातें सुनकर। आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत ही ज्ञानी हैं जया जी। बहुत अच्छा लगा मुझे, और सारी बहनों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहना चाहिए कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये कोरोना की बीमारी है तो चारों तरफ ये महामारी फैली हुई है, तो सभी जितनी महिलाएं हैं, जितनी गृहिणियां हैं, सबका बाहर निकलना बंद हो गया है, घर में ही बैठे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके आदमियों का काम छूट गया है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, परेशान भी हैं लोग। पर जितनी लेडीज हैं उन्होंने कोई ना कोई काम शुरू किया है, नए तरीके के काम शुरू किए हैं, ताकि वो अपना घर चला सकें, अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकें। जैसे कि कई लोगों ने नमकीन बनाना, मिठाइयाँ बनाना, उनके ऑर्डर्स लेना और उनको घर तक डिलीवर करना। कई लोगों ने अपने पार्लर शुरू कर दिए, सिलाई कढ़ाई की चीज़ें शुरू कर दी। तो बहुत अच्छे तरीके से वो गृहिणियाँ अपना घर चला रही हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि वो सोचती हैं कि अगर आदमियों का काम कम हो गया तो हमें उनके आगे अपना हाथ पसारना ना पड़े, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, वो हर फील्ड में आगे हैं। जैसे कि जया जी ने बोला, लेडीज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, लॉयर बन रही हैं। वो पायलट का एग्जाम्पल दिया जिसने 17 घंटे की उड़ान, नॉन स्टॉप उड़ान भरी, और हमारे देश की वो लड़कियां इतनी आगे बढ़ गई हैं। पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है। अब क्या है, हम लोगों के माँ बाप बहुत आज़ाद ख्याल के हो गए हैं, सास ससुर भी बहुत आज़ाद ख्याल के हो गए हैं, तो वो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते नहीं हैं, उनको सहयोग देते हैं। और ये सहयोग अपनी महिलाओं को मिलना ही चाहिए उनके घर से, तभी वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और जिस समय की बात मैं कर रही हूँ कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट चुना, हमारी पढ़ाई का जो समय था, मेरे भाइयों ने, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो मेरे भाइयों ने ये बोला कि हम अपनी बहन को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। उन्होंने मेरे लिए वो स्कूल चुना, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी। वो भारतवर्ष की पहली ब्रांच एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, जहाँ मैंने पढ़ाई की। और एक ही स्कूल में मैंने पढ़ाई करके कैम्ब्रिज की परीक्षा दी। उस समय वो पेपर, हमारे क्वेश्चन पेपर बाहर से आते थे और हमारे लिखे हुए आंसर पेपर भी बाहर जाते थे, और बाहर से ही रिजल्ट बन के आता था। तो वो मेरी स्कूलिंग जो है वो आगरा में हुई। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि तुम मेरे पास पढ़ो आगे, तो मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर मैंने कॉलेज किया, 12th पास करी, और 12th के में मेरे को मेडल मिला।
और 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही मुझे MBBS में एडमिशन मिला। MBBS किया, MS किया। उस समय मैं अपने कॉलेज की पहली महिला थी जिसने सर्जरी में MS किया। उसके लिए लेकिन ये है कि मेरे अपने पेरेंट्स का, मेरे भाइयों बहनों का मेरे को बहुत सहयोग मिला। मेरे टीचर्स भी मेरे से बहुत प्यार करते थे, सब लोगों का मुझे सहयोग मिला, इसीलिए मैं इस दिशा में आगे बढ़ पाई। लेकिन ये है कि शादी होने के बाद मेरी स्टेट चेंज हो गई, मैं दूसरी जगह पे आ गई, वहाँ मेरे को अपने पसंद की जॉब कुछ कारणवश से नहीं मिली, पर मैं निराश नहीं हुई। मैंने सोचा जो मिलता है उसको अच्छे से करूं। तो उस समय से मैं परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के विभाग में काम करती रही। उसकी मैं इंचार्ज बनी, उसकी हेड बनी, और मतलब रूरल एरिया गांव में बड़े बड़े कैंप्स लगाए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पल्स पोलियो का कैंप, पल्स पोलियो के कैंप लगाए, और ये अपना नसबंदी के ऑपरेशन वाले कैंप लगाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के काम, दवाइयाँ बांटना, छोटे बच्चों के लिए विटामिन ए पिलाना, उनको उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना। जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी समय समय से सारी जांच करना, टीके लगाना, बच्चों के वैक्सीनेशन के भी कैंप बहुत लगाए, जगह जगह बच्चों को टीके लगाना ताकि बच्चे को बीमारियों से बचे रहें। तो ये सारे बहुत सारे काम किए, और 36 साल मैंने जॉब करी। 2014 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। ये है कि रिटायरमेंट के बाद अभी मैं अपने घर को ही देखती हूँ, मेरी बेटी है, उसके बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना लिखाना, घर के कार्यों को देखती हूँ। पर महिलाएं हैं अपने यहाँ हर फील्ड में आगे हैं। और अभी तो देखिए ये कोरोना में मैंने देखा बहुत सारी लेडीज ने कई तरह तरह के काम शुरू कर दिए। केक बनाना है, पेस्ट्रीज बनाना है, कपड़े सिलाई, पार्लर तो खोल लिए, साथ में उन्होंने बुटीक भी खोले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में औरतें आगे बढ़ी, तो इसीलिए उनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए, घर वालों को उनको सहयोग देना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और ये जो है कि अपने को मतलब सब लेडीज को आगे बढ़ने के लिए, अभी देखिए आप कि ऑटो रिक्शा तक लेडीज चला रही हैं, बसें लेडीज चला रही हैं, स्कूल की बस चलाती हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाती हैं। कहाँ कहाँ अपने यहाँ की लेडीज आगे नहीं बढ़ी हैं, पायलट बन गई हैं, लॉयर्स बन रही हैं, और हर जगह उनका नाम बहुत रोशन हो रहा है। महिला अपना नाम हर फील्ड में रोशन कर रही है, और इसीलिए ये चीज़ों को देखते हुए अपनी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। घर वालों का सहयोग तो अब मिल ही रहा है, पहले की अपेक्षा अब माँ बाप और सास ससुर बहुत सहायता करते हैं, सहयोग देते हैं, किसी चीज़ के लिए उनको रोक टोक नहीं है। वैसे ही प्यार, जैसे कि जया जी ने बताया, वैसे ही प्यार उनको ससुराल में भी मिलता है जैसा उनको मायके में मिलता रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमको निराश नहीं होना चाहिए, और हर इंसान को औरत की ये महाशक्ति को पहचान के उनको आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए कि वो आगे बढ़ती रहे। और अब तो खैर हमारे टाइम पे हम अकेली महिला थी, अब तो बहुत लोग हैं, बहुत लड़कियां हैं जो सर्जन्स बन गई हैं, हर फील्ड में आगे हैं। इसके लिए हम लोगों को उनको बहुत सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों का ध्यान देना चाहिए, उनकी घर वालों को औरत की बहुत कदर करना चाहिए, उसकी हर चीज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो घर के हर सदस्य का बहुत ध्यान देती है, हर सदस्य की केयर करती है, अपने बच्चों का इतना ध्यान देती है। तो मेरा यही सब आप लोगों से कहना है कि हमको उनको पूरा सहयोग देना चाहिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये मन में धारणा बना के चलें कि हम ये काम कर सकते हैं, हम अवश्य करेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो मेरा ये छोटी छोटी बात आपसे कहना है, और इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। समय की भी कमी है अभी, और मेरा जया जी की बातें सुन के तो मेरा मन बहुत खुश हुआ, बहुत प्रभावित हुई, और आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
और जया जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी दूर से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मेरा मान किया, मेरा मान बढ़ाया। और आप सब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपसे मुलाकात हुई है। सब मेरी प्रिय बहनें और मेरी बेटियां हैं, सब लोग बेटियां हैं, सही बात है। हाँ, तो डॉक्टर शशि जी, आप हमारा धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम आपका धन्यवाद इसलिए करेंगे कि अपनी वर्कशॉप स्टार्ट हुई और हम समापन की ओर है। पूरा समय आपने हमको बड़ी श्रद्धा के साथ दिया है। आप कितना प्यार से उपस्थित थी, आपने सुनने का अच्छे से प्रयास किया। तो हम हमारी 100 बेटियां और एक मैं, यानी कि 101 बेटियां आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप दीर्घायु हो और आप सभी की प्रेरणा बनी रहो, यही हमारी आपके लिए मंगल कामना है। और पुनः आपको आपका एक बार धन्यवाद करते हुए, आपको हम पुष्प गुच्छ नहीं दे पा रहे हैं, ना तो आपका शॉल उठा के हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपको हृदय से, हमारे हृदय के भाव 101 हृदय आपके हृदय के पास आकर स्पर्श करके आपका धन्यवाद और स्वागत कर रहे हैं, और हमारी शुभकामना आपको है। धन्यवाद। से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत नॉलेज मिली मुझे आपसे, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ना माता जी, ये आपकी सरलता है, ये आपकी सहजता है, आप बहुत नम्र है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप हमारे से इतने टाइम में क्या सीख सकते हो? आप हमारी प्रेरणा बन गई हो, आप हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद जी जी, बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी कि आपने चाहे 2 मिनट का वक्तव्य दिया हो, लेकिन हम आपकी जीवन शैली से जो आपका जो रहा है, जो आपके बारे में जया जी ने हमें बताया, उसको सुन के आप हमारी प्रेरणा बन चुकी है। और जिस तरीके से आपने आपके विचार रखे, उस तरीके को जानकर, उस तरीके को देखकर आप हमारी प्रेरणा बन गई है। तो आपने भले कुछ सीखा होगा, जिस तरीके से हमने जया जी से आज सीखा इस वर्कशॉप में कि बेटियों को किस तरह रहना चाहिए, और अगर विवाह के लिए वो आगे जाना चाहती है तो किस तरीके से वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और विवाह के बाद वो ससुराल जाकर वो अपने ससुराल के सारे सदस्यों का मन कैसे जीत सकती है, और सिर्फ मन जीतना नहीं, लेकिन उनके हृदय में बस बैठ जाना है सारी जिंदगी, क्योंकि अब वो हमारा परिवार रहेगा। तो वो सब हमने आज जाना। धन्यवाद डॉक्टर शशि जी आपका कि आपने 2 घंटे आपके दिए हमारे इस वर्कशॉप में। और मैं धन्यवाद करूंगी जया जी का, जिन्होंने इतना बहुत ही सुंदर वर्कशॉप, आज हमें दूसरा सेशन था, और लास्ट वीक भी एक सेशन हो चुका है, और दूसरे सेशन में हमें इतना कुछ जानने को मिला। स्टार्ट किया तब से लेके एंड तक एक बाज के जीवन से आपने एंड किया। और धन्यवाद करूंगी और कांग्रेचुलेट करूंगी वापस मैं सारी बहनों को जो आज जुड़ी है, कि 100 सीट पूरी होने के बाद भी मुझे फिर से, लास्ट वीक तो ऐसा था, लेकिन फिर से मुझे कॉल्स आ रहे थे कि सीट है। मैं एंड मोमेंट तक जो सीट कैंसिल हो रही थी उनको लिंक भेज रही थी कि कहाँ वो मेरी बहन वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले और आज बैठ जाए इस वर्कशॉप में, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनना और लाइव बैठने में बहुत ही अंतर रहता है। आज हम लाइव आपको देख पा रहे हैं, लाइव हमने डॉक्टर शशि जी को देखा, ऐसे ही हम समझेंगे कि वो हमारे सामने स्टेज पर आई और उन्होंने ये वक्तव्य दिया, और जया जी ने अपना वक्तव्य दिया। और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज हमें इस वर्कशॉप में बैठने मिला। और आगे इस वर्कशॉप की जो सेकेंड पार्ट है, जो कल संडे को हम 3:30 to 5:30 प्रश्नोत्तरी के उसमें लेंगे हम, कि आज बहनों ने वर्कशॉप सुना तो उन्हें बहुत सारे सवाल आएंगे। आज जब हम सोएंगे ना रात को, अभी तो हमें जाना है किचन में, लेकिन आज जब हम सोएंगे ना रात को, तब हम रिवाइंड करेंगे पूरा दिन, और पूरे दिन में जब हम 3:30 से 5:30 में पहुंचेंगे ना, तब हम सोचेंगे कि हमने क्या क्या सुना।
उसमें काफी क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि जया जी ने ऐसा क्यों कहा, जया जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि जब टीचर होमवर्क देती है ना, तो जो सेशन पढ़ाती है ना, उसी दिन उसी चीज का होमवर्क देती है और अगले दिन वापस पूछती है। तो वो 1 वीक हम लेट ना करें, इसलिए हम कल ही मिलेंगे एग्जैक्ट 24 घंटे बाद। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको पूछने हो तो आप कल हमसे जुड़िए, और नहीं भी हो तो भी आप जुड़िए कि कहीं किसी और बहन का प्रश्न सुनकर आपको आपके जीवन में उत्तर मिल जाए। और अगर आपको कोई संकोच हो रहा हो पूछने में, तो आप मुझे पर्सनली, आपके सबके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझे पर्सनली आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और उसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्वेश्चन आंसर की क्या बोल सकते हैं, एक माला को हम पूरा बनाएंगे 3:30 से 5:30 तक। तो आइए बहनों, कल मिलते हैं।